हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑडियोल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इन शॉर्ट दिस इज COPD। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो थैंक यू फॉर योर सजेशन। मैं आपकी सजेशन को आज वीडियो के फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। तो चलिए बिना किसी फालतू बातों के हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो आज का। तो देखो, COPD है क्या? COPD के ना शब्दों से उसको समझने की कोशिश करो। क्रोनिक मतलब जो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में बॉडी में बढ़ती है कोई भी कंडीशन। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। पल्मोनरी यानी जो हमारा रेस्पिरेशन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। इस तरीके के डिजीज को हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, अगर इसकी कथा सुनो, इसकी बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी सी डिक्शनरी वो डेफिनेशन पढ़ो, तो ये क्या कहता है? COPD is defined as preventable and treatable lung disease with some significant extrapulmonary effects that may contribute to the severity in the individual patients. क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है ना, जिसमें कि आपको पल्मोनरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या फीचर्स दिखाई देते हैं वो मैं थोड़े से आपको दिखा देती हूँ। लिखने के बजाय हम समझ लेते हैं ये पल्मोनरी फीचर्स, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स। पहले पल्मोनरी फीचर्स की बात करूं, है ना। पल्मोनरी फीचर्स में देखो, सबसे पहले क्या है? लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस इन एयरवे वॉल रिजल्ट इन प्रीमेच्योर एयरवे क्लोजर, गैस ट्रैपिंग एंड डायनामिक हाइपर इन्फ्लेशन लीडिंग टू चेंजेस इन द पल्मोनरी एंड चेस्ट वॉल कंप्लायंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, उनमें उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तीसरी चीज़ फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब क्या? हार्डनिंग हो जाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। और जो एयरवे की वॉल होती है वो हार्डनिंग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर प्रॉपरली गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, परफ्यूजन नहीं होगा, है ना, और गैस वहाँ पर ट्रैप होकर के रह जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। अगली चीज, ये एल्वेलाई बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अनअपोज्ड एक्शन ऑफ प्रोटीएज एंड ऑक्सीडेंट लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई एंड अपीयरेंस ऑफ एम्फाइस्मा। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीएज और ऑक्सीडेंट्स का एक्शन देखने को मिलता है एल्वेलाई पर, जिसकी वजह से वहाँ एल्वेलाई जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और हमें एम्फाइस्मा दिखाई देता है। देखो अगला क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स अकम्पनीड बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेटेड रिजल्ट इन इंक्रीज स्पुटम प्रोडक्शन लीडिंग टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो सेल्स होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, है ना, वो एकदम से बहुत सारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है? बहुत सारा म्यूकस बनने लगता है और वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर स्पुटम भी बढ़ जाएगा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी वस्कुलर रीमॉडलिंग एंड इम्पेयर्ड कार्डियक परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या होगा? जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन है उनकी वस्कुलैरिटी में रिमॉडलिंग होगी, जिसकी वजह से कार्डियक परफॉर्मेंस भी कम ज़्यादा हो सकती है। अगला आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो, पहले मस्कुलर वीकनेस रिफ्लेक्टिंग डीकंडीशनिंग एंड सेलुलर चेंजेस, यानी कि यहाँ पर मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वीक हो जाएंगी। इंक्रीज सर्कुलेटिंग इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, यानी कि ब्लड में बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर सर्कुलेट होंगे। फिर एम्पेयर्ड सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, किडनीज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो सॉल्ट और वाटर है उनका इम्बैलेंस होगा। फिर मेटाबॉलिज्म कम ज़्यादा होगा और उसकी वजह से हमें वेट लॉस होगा। और आखिरी आता है इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तो हुए फीचर्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में कि क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। अब अगली चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, COPD किसी को क्यों हो रहा है और COPD होने के पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है। देखो, COPD एग्जैक्टली है क्या? अगर मैं बहुत सरल शब्दों में तुम्हें समझाऊं तो COPD सिंपली एक ऐसा डिसीज है। देखो, ये हमारे एयरवेज है, सपोज, है ना,
ये एयरवेज है, ये आमतौर पे इतने थिकनेस के होते हैं, सोचो, ठीक है, इनके अंदर इतना गैप है और इससे हवा आ जा रही है। लेकिन सीओपीडी के अंदर क्या होता है कि ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल कम से कम हो जाता है, ठीक है। किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है, तो उन कारणों को भी साइड में रखते हैं, पर जिस भी कारण से हो रहा है, ये एयरवेज जो है वो छोटे हो जाते हैं, जिस वजह से सांस प्रॉपरली नहीं आती, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं सीओपीडी। अपना ऐसी बहुत सारी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें सीओपीडी से सिमिलैरिटी दिख सकती है, पर ये डिफरेंट है एक दूसरे से। अब अगली चीज आती है कि इस बीमारी के पीछे वजह क्या हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या इटियोलॉजी है इस डिजीज की। तो देखो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स की वजह से, क्या क्या रिस्क की वजह से ये बीमारी हो सकती है। सबसे पहले तो टोबैको स्मोक, यानी अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उस स्मोकिंग के वजह से उसके लंग्स में जो स्मोक जा रहा है टोबैको का, उसके वजह से हो सकता है। अगला आता है बायोमास सॉलिड फ्यूल फायर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो बायोमास सॉलिड फ्यूल होता है ना, अगर कोई बंदा बार बार उसी के कांटेक्ट में जा रहा है तो उसको इस तरीके के डिजीज होने के चांसेस है, क्योंकि उनके लंग्स में बार बार स्मोक जा रहा है ना। कोल माइनर्स जो बहुत लंबे समय से कोल माइंस में काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है। वो लोग जो कैडमियम के साथ काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है। एयर पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आप बहुत ज्यादा आते हैं बार बार लगातार, तब हो सकता है। लो बर्थ वेट, यानी अगर किसी का बचपन से बहुत कमजोर है कोई, तो चांसेस है। लंग ग्रोथ अगर आपकी ठीक नहीं है, तब हो सकता है। किसी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन में हो सकता है, कैनबिस का यूज करने से हो सकता है। कुछ स्पेसिफाइड जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि किसी पेशेंट में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होना, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो भी हो सकता है। और लास्ट है हाइपर एक्टिविटी ऑफ एयरवेज, ठीक है। इतने कारण हो सकते हैं इस एक डिजीज के पीछे। ये जो जेनेटिक फैक्टर वाला है ना, ये मैं अभी आपको यहीं पे समझा दूंगी। अब बात कर ले रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की। देखो, तुम जब किताब उठाओगे या यूट्यूब पे किसी किसी की वीडियोस देखोगे, तो हो सकता है तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की और समझाने की कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखो, मेरी बात सुनो, तुमको समझना ये है कि ये रहा तुम्हारा एयरवे, जहां से इजीली एयर पास हो सकती है, और दूसरा ये रहा किसी बीमार व्यक्ति का एयरवे, जिसमें क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, ये जो दीवारें हैं ये सूज गई हैं, जिसके वजह से एयरवे जो है ना वो कैसा हो गया है, नैरो हो गया है, छोटा हो गया है। इस वजह से ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, क्योंकि गैसेस ही नहीं आ रही है। तो ये सब कैसे हुआ, ये तो बात हुई सिर्फ ब्रोंक्यूल्स की। आगे और एल्वेलाई के लेवल तक क्या हुआ, यही सब हमें जानना है। ये सब चीजें डेवलप कैसे हुई, इसके लिए हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी को ना दो कंडीशंस में डिवाइड कर दो। एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है, दूसरा टिश्यू डैमेज, ये किस वजह से हो रहा है। ये दो चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान रख के पढ़ना है। देखो, स्टार्ट करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, होता यूं है इस कंडीशन में, अगर हम बार बार इन सब चीज़ों में से किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी टोबैको स्मोक ले लो, सबसे कॉमन, सबसे ईजी। तो क्या होता है, टोबैको स्मोक बार बार यूज करने की वजह से जब वो हमारे लंग्स में एल्वेलाई तक जाता है, तो वहां पर वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रेजेंट न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और CD8+ टी सेल्स, ये क्या करती हैं, इकट्ठी होने लगती हैं यहाँ पर, है ना। और क्या करती हैं, अपने अंदर से साइटोकाइंस का रिलीज करती हैं। उनको तो यही पता है कि कोई इंट्रूडर आया है, उनको तो यही पता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज आई है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये क्या करेंगी, वहां पर इकट्ठी होकर के उसको मारने की कोशिश करेंगी। तो वो उसको मारने की कोशिश में क्या रिलीज करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। और तुम भी जानते हो कि साइटोकाइंस रिलीज होने पर उस स्पेसिफिक एपिथेलियल टिश्यूज पर इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी। तो ये रीजन हुआ इनिशियल इन्फ्लेमेशन का। अगला देखो, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। अब ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स क्या होगा, टूट फूट हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में
हमारी बॉडी भी तो कुछ करेगी ना, तो हमारी बॉडी यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स जनरेट करती है ताकि और यहाँ पर सेल्स डेवलप हो सके, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन टूट रही है, तो यहाँ पर सेल्स डेवलप होने लगेगी, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये मैंने मेंशन किया, ये हार्डनिंग हो रही है, फाइब्रोसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या होगा, एल्वेलाई हार्ड होंगे। अब एल्वेलाई हार्ड होंगे तो यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज है ना वो प्रॉपरली नहीं होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एम्फाइस्मा कहते हैं। अगली चीज क्या होती है, प्रमोशन ऑफ गॉबलेट सेल प्रोलिफरेशन। गॉबलेट सेल्स क्या होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एयरवेज जो होते हैं, जो एल्वेलाई प्रेजेंट हैं, उन पे ना कुछ स्पेसिफिक अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। उन्हीं में से एक होती है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना। म्यूकस प्रोड्यूस करना क्यों, ताकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक नमी बनी रहे, एक सरफेस टेंशन बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गॉबलेट सेल्स है वो बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। तुम सोचो म्यूकस सीक्रेट करने वाली सेल्स बहुत ज्यादा बन रही है, तो म्यूकस का लेवल बढ़ जाएगा। म्यूकस का लेवल बढ़ जाएगा तो इतनी म्यूकस गले में थोड़ी ना फंसी रहेगी या लंग्स में थोड़ी ना फंसी रहेगी, वो बाहर निकलेगी। बाहर निकालने के लिए क्या होगा, कफ यूज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होने लग जाएगा पेशेंट को। प्रोडक्टिव मतलब अंदर की चीजें बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला कफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, वो है रेड इंडेक्स। पहले उसको रीड इंडेक्स भी पढ़ते हैं, पहले उसको रेड इंडेक्स भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में जब इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है तो रेड इंडेक्स हमेशा कितना हो जाता है, 0.5 तक के से ज्यादा हो सकता है। अब ये होता क्या है, तो ये रेड इंडेक्स होता क्या है, देखो रेड इंडेक्स का मतलब होता है कि ये जो आपको लेयर्स दिख रही है ना, ये तो इसमें अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मान लो ये कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज हो गई, ये कार्टिलेज है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स होंगी। मान लो ये म्यूकस सेल्स हो गई, ठीक। फिर यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हो गई। इस तरीके से सेल्स अरेंज होती हैं। तो ये जो रेड इंडेक्स होता है ना, ये होता है रेशियो बिटवीन थिकनेस ऑफ म्यूकस वर्सेस थिकनेस ऑफ पूरा एपिथेलियम, है ना, अप टू कार्टिलेज। इन दोनों के बीच की थिकनेस होती है म्यूकस वर्सेस एपिथेलियम, पूरा के पूरा। इसको हम बोलते हैं रेड इंडेक्स। ये नॉर्मल इंडेक्स होता है 0.4 से कम, लेकिन अगर 0.5 से ऊपर जाता है इसका मतलब किसी की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकाइटिस है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। इसे मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या क्या कहा। मैंने कहा कि यहाँ पर किसी तरीके का इनमें से कोई एक चीज आने पर यहाँ पे हमारी इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल वगैरह डेवलप होती हैं। वो आती हैं तो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। साइटोकाइंस यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे जो टिश्यू डैमेज होता है उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स का, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है, एम्फाइस्मा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजर है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है ना। यहाँ पर कफ बढ़ जाता है क्योंकि म्यूकस सिक्रेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ रीड इंडेक्स बढ़ जा रहा है। अगला आता है टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज कैसे हो रहा है, निकोटिन के यूज करने से। निकोटिन क्या करता है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स को इनएक्टिवेट करता है। अभी ये कुछ नया आया है ना। देखो क्या होता है, हमारे जो लंग्स है ना उसमें ये जो एल्वेलाई है, यहाँ पर ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है ना, ये क्या है, ये अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटीएज, एक होते हैं एंटी प्रोटीएज, दो तरह के, ठीक है। तो हमारे लंग्स के पास में प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज का एक बैलेंस बना होता है, ठीक है। इस बैलेंस का मेंटेन होना जरूरी है ताकि हमारे लंग्स प्रॉपरली काम कर सके। अब यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका जिक्र किया था मैंने, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, है ना, ये नाम है इसका। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या करता है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर जो निकोटिन अगर कोई पेशेंट यूज कर रहा है तो निकोटिन की खास बात क्या होती है कि वो इनएक्टिव कर देता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन को। अब अल्फा एंटीट्रिप्सिन अगर आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है एल्वेलाई के पास, तो वो इलास्टेज जो है ना उसकी एक्टिविटी को कम रखता है। कौन, ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन। लेकिन अब निकोटिन की वजह से अल्फा एंटीट्रिप्सिन ही नहीं है, तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन नहीं होने की वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ेगी। इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ने पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो लंग्स में इलास्टिसिटी की जरूरत है ना वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको, इसके वजह से जो लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना वो अच्छे से प्रॉपरली नहीं होगा। वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी में
ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स हैं, वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया, वो हाइपरकैपनिया हो गया, ठीक है। और ये जो एयर स्पेसेस हैं ये बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि है ना इनके एपिथेलियल सेल्स ही टूट जाएंगे। फिर अगली चीज़ आती है यहाँ पर, ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है, क्योंकि ये जो एंजाइम है इनमें इलास्टेज की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इलास्टिसिटी खत्म कर रहा है वो, तो वो क्या कर रहा है, टिश्यू डैमेज कर रहा है और यहाँ पर फाइब्रोसिस क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इम्यून सेल्स भी ओवर एक्टिवेटेड है, तो वो भी अपना काम कर रही हैं। टॉक्सिक सेल्स आती हैं और यहाँ पे उनको वो भी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। एक और चीज़ में क्या होता है, बढ़ जाती है, यहाँ पे भी एक चीज़ बढ़ जाती है, वी क्यू रेशियो। ये क्या होता है, अब यहाँ पे वी क्यू क्या है, वी वर्सेस क्यू, ये जो एक रेशियो है वेंटिलेशन वर्सेस परफ्यूजन का, ये आमतौर पर होता है 0.8 नॉर्मल लंग के लिए। और इस केस में ये जो वेंटिलेशन का रेशियो है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि वेंटिलेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, वेंटिलेशन तो ज़्यादा होगा लेकिन परफ्यूजन कम होगा, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि हाइपोक्सीमिया और हाइपर कैपनिया होगा। हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी इन ब्लड, और हाइपर कैपनिया यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होना, ठीक है। तो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी दोनों समझ में आई होगी कि यहाँ पे कैसे इन्फ्लेमेशन हो गई और यहाँ पे कैसे टिश्यू डैमेज हो गया। अब मैं इसको समराइज करूँ ना पैथोफिजियोलॉजी को, कि 3 चीज़ें समझ में आएगी आपको। नंबर 1, इन्फ्लेमेशन हो रही है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं। नंबर 2, टिश्यू डैमेज हो रहा है क्योंकि वही इम्यून सेल्स आके टिश्यूज को डैमेज कर रही है। नंबर 3, प्रोटीएज वाला गेम है ना, प्रोटीएज वाला गेम क्या हो रहा है, प्रोटीएज की वजह से इलास्टिसिटी खत्म हो रही है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेनली ये डिजीज बॉडी में क्रिएट हो रही है। तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने बात की सिर्फ इस डिजीज के बारे में और इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसका डायग्नोसिस और लास्ट इसका ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।